गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज हमारा टॉपिक होगा सीडीपी से, जो कि आपका सीटेट में आता है। सीटेट में आपको मैंने बताया था कि सीटेट का मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगी, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे अदर सब्जेक्ट्स हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो। मिश्रा सर और मैं हम दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है सीडीपी, जो कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड से संबंधित है। पहले पैडागोजी होता था, अब आपका टीचिंग मेथड से थ्रू होता है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी होता है सीडीपी। तो आपके 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करूंगी, एक एक उसका पॉइंट, जितने भी इसके ऑप्शंस हैं उन सबको मैं डिस्क्राइब करूंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट टीचिंग मेथड में आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनना है, कोल्हर निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, कोल्हर निम्न में से किससे संबंधित है। अगर हम बात करें कोल्हर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दूसरा है थ्योरी ऑफ लर्निंग, थर्ड है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी और फोर्थ है आपका थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम कोल्हर की बात करें तो कोल्हर आपका किससे संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि आपका थ्योरी ऑफ लर्निंग से संबंधित है। कोल्हर की आपकी थ्योरी कौन सी है, इनसाइट थ्योरी, जिसे हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कोल्हर की बात करें तो ये आपका इनसाइट थ्योरी है। इनसाइट थ्योरी से ये रिलेटेड है। इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने चिंपैंजी नाम के चिंपैंजी के ऊपर उन्होंने किया था और उसका नाम सुल्तान था। ठीक है ना, इसको आपने पढ़ा भी होगा बीएड में। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका, आप इसमें ऑप्शन तो आपको पता चल गया, इसका आंसर क्या है, थ्योरी ऑफ लर्निंग है। पहला ऑप्शन जो है इसका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत में आपका मैस्लो का सिद्धांत आ जाएगा, जिसमें नीड थ्योरी है। मैस्लो में मैं यहाँ लिखते रह रही हूँ, जैसे आपका नीड थ्योरी है। नीड थ्योरी जिसे आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, ये किससे है, मैस्लो है। ठीक है ना, मैस्लो ने इसे दिया था, जिसमें आपका सबसे पहले क्या आता है, शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर उसके बाद से सेल्फ स्टीम और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अभिप्रेरणा में मैस्लो ने जो नीड थ्योरी दी है, इसमें अभिप्रेरणा में और भी सारे थ्योरीज हैं। जैसे आपका मैं बता दूं, मैक जॉर्ज थ्योरी XY है। ठीक है, मैक जॉर्ज थ्योरी XY है। ठीक है ना, ये भी आपकी अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अधिगम का सिद्धांत। मैंने आपको बता दिया, आपका कोल्हर है। इसमें अधिगम के सिद्धांत में बंडूरा का है सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपका बंडूरा का भी आपका अधिगम के सिद्धांत में अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, बंडूरा ने क्या दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, ये भी आपके अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत में। व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी पर्सनालिटी आपका आलपोर्ट है, आलपोर्ट से संबंधित है, आलपोर्ट और कैटल। ठीक है, कैटल से संबंधित ये दोनों आपके व्यक्तित्व सिद्धांत में आ जाते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत में पर्सनालिटी में आपके और भी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका पर्सनालिटी में आपका साइको एनालिटिकल, जो कि फ्राइड की है, उन्होंने दिया था। ठीक है ना, फ्राइड की बात कर लेते हैं हम। फ्राइड की बात कर रहे हैं, इन्होंने साइको एनालिटिकल दिया था। साइको एनालिटिकल थ्योरी दिया था। ठीक है, तो ये आपकी व्यक्तित्व सिद्धांत में आ जाता है। इसके बाद से विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में हम कह सकते हैं कि आपका कौन कौन सा है, आपका ब्रूनर आ जाएगा, जिन्होंने आपको विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक सिद्धांत आपका किसका है, जीन पियाजे का है। तो जीन पियाजे आप लिख सकते हैं, पियाजे है। दूसरा आपका ब्रूनर है। जीन पियाजे ने आपको पता है, जीन पियाजे का आपको मैं 4 स्टेजेस दिए हैं, आपको पता है। सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है आपका फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल स्टेज। तो ये जो आपका सेंसरी है आपका 0 to 2 है,
प्री ऑपरेशन आपके दो में डिवाइड है। सबसे पहले 2 to 4 है और फिर 4 to 7 है, यानी कि 2 to 7 आएगा आपका प्री ऑपरेशन में। फिर 7 to 12 आपका कंक्रीट में आ जाएगा और 12 to अबव आपका किस में आ जाएगा, फॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके जीन पियाजे का है। अगर हम ब्रूनर की बात करें तो ब्रूनर ने आपका इनएक्टिव स्टेज, दूसरा है आपका आइकॉनिक स्टेज और थर्ड है आपका सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक स्टेज। तो आपका ब्रूनर जो है आपके जीन पियाजे आपके डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से थ्योरी के साथ है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ठीक है ना। सबसे पहले इसका कोहलर का किससे संबंधित था, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित था, जो कि इनसाइड थ्योरी दिया था। उन्होंने चिंपैंजी का यूज किया था, चिंपैंजी को मतलब उसमें प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। आपको इससे पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा है 14। तो इसमें मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां आपकी 14 होती हैं। मूल प्रवृत्तियां यानी इंस्टेंट आप तुरंत आप कैसे करते हैं, इंस्टेंट काम कैसे करते हैं, तो वो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं इंस्टेंट। और उसके संवेग के बारे में बताया तो वो 14 है। तो अब आपको मैं लिखा दे रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करती हूँ ताकि मैं यहाँ पर लिख पाऊँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर लिख दे रही हूं, अगर 14 मूल प्रवृत्तियां हैं तो यहां पर पहले मैं इंस्टेंट यानी कि मूल प्रवृत्तियां, इंस्टेंट, और ये संवेग यानी इमोशंस, ठीक है ना, इसको संवेग कहते हैं। और ये आपका मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति सबसे पहले आता है आपका पलायन। पलायन आपका मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग क्या होगा, इसका संवेग होगा भय यानी कि फेयर, ठीक है। दूसरा आपका आता है, पलायन के बाद से आपका आता है युजुप्सा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंफर्ट, ठीक है ना, कम्बैट। और इसका आता है एंगर यानी कि क्रोध। थर्ड है आपका युत्सा के बाद से निवृत्ति, ठीक है। थर्ड आपका आता है निवृत्ति, जिसका आपका इमोशन क्या होता है, आपका घृणा होता है, ठीक है। फोर्थ आपका आता है निवृत्ति के बाद से आपका आता है संतान कामना, जिसका संवेग क्या होता है, संतान का वात्सल्य, ठीक है। फिफ्थ आपका आता है संतान कामना के बाद से आपका शरणागति आता है, शरणागति, जिसका संवेग क्या होगा, जिसका संवेग होगा, शरणागति का आपका संवेग होगा करुणा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ आता है काम वृत्ति, ठीक है। काम वृत्ति का होता है कामुकता। सेवेंथ आपका आता है जिज्ञासा, जिसका आपका संवेग होता है आश्चर्य। 7 यहां हो गए, 7 यहां कर दे रही हूं मैं। 8th है आपका दैन्य। दैन्य का आपका संवेग क्या होगा, आत्महीनता। 9th है आपका गौरव। गौरव का होगा आत्माभिमान, ठीक है, आत्माभिमान, ठीक है। 10th है आपका सामूहिकता। सामूहिकता का संवेग होगा आपका एकांकीपन, ठीक है, एकांकीपन।
फिर आपका 11th आपका आता है भोजनवेषण, भोजनवेषण, जिसका आपका संवेग होगा भूख, ठीक है। 12th आपका आता है संग्रहण, जिसका संवेग होगा आपका स्वामित्व। फिर आपका आता है 13, जो कि आपकी रचनात्मकता है, रचनात्मकता, जिसका संवेग होगा आपका कृति भाव, कृति भाव। और लास्ट है आपका 14th ह्रास, जिसका संवेग होगा आपका आमोद, ठीक है। तो ये तो आपके 14 के 14 क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। 14 के 14 क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं। सबसे पहले क्या है, पलायन है, जिसका आपका संवेग यानी इमोशन क्या होगा, भय होगा। दूसरा है युजुप्सा, जिसका संवेग होगा क्रोध। तीसरा है निवृत्ति, इसका जो इमोशन है वो होगा घृणा। फोर्थ है आपका संतान कामना, जिसका होगा इमोशन वात्सल्य। फिफ्थ है आपका शरणागति, जिसका संवेग होगा करुणा। सिक्स्थ है आपका कामवृत्ति, जिसका संवेग होगा कामुकता। सेवेंथ है जिज्ञासा, जिसका होगा आश्चर्य संवेग। फिर आपका आता है दैन्य, जिसका संवेग होगा आत्महीनता। फिर आता है 9th आपका गौरव, जिसका आत्माभिमान होगा। फिर सामूहिकता, जिसका संवेग क्या होगा, एकांकीपन। फिर आपका आता है 11th आपका भोजनवेषण, जिसमें इसका संवेग क्या होगा, भूख होगा। फिर आपका 12th आपका संग्रहण है, जिसका संवेग क्या होगा, स्वामित्व होगा। फिर आपका आता है रचनात्मकता, जिसका संवेग क्या होगा, कृति भाव होगा। और लास्ट आपका ह्रास है, जिसका संवेग होगा आमोद। तो ये 14 के 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, जो कि मैकडूगल के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इसे भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मानसिक उन्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। तीसरा है क्रिएटिविटी, जिसका अर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं सृजनात्मकता। और फोर्थ है आपका अनुप्रयोग, जिसे एप्लीकेशन कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा ये ध्यान देना है। तो इसका आंसर है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। इसमें मानसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि मस्तिष्क में उथल पुथल यानी विचारों का उथल पुथल होना, यानी विचारों को लाना। बच्चों को एक समस्या दे दी जाती है, बच्चे के अंदर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जो विचार उत्पन्न होते हैं उसी को मस्तिष्क उद्दीलन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने दी थी, ऑसबॉर्न ने दी थी, ये भी याद रखना है। और साथ साथ में ये भी याद रखना है कि इसमें हर एक बच्चे का, इसको मैं लिख भी देती हूँ, ऑसबॉर्न ने दी थी, ठीक है ना, ऑसबॉर्न ने दी थी। और ये समस्या समाधान पे निर्धारित होता है, यानी कि बच्चे को एक समस्या दे दी जाती है और बच्चा उस समस्या को समाधान करने के लिए जो उसके अंदर, जो उसके मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को रखा जाता है और हर एक बच्चे के विचारों को लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे और लास्ट में इसका सोल्यूशन निकाला जाता है। किसी के बच्चे के विचारों को नकारा नहीं जाता है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल का एक क्या बोलते हैं, एक इसको इम्प्रूव करने के लिए या शिक्षण हेतु एक तरीका है पढ़ाने का कि बच्चों के हर एक विचार को जाना जाए कि उसके विचार कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ समस्या समाधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, यानी डॉग वॉज एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट। तो आपका पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है कोहलर, थर्ड है थॉर्नडाइक और लास्ट है पैवलोव। अब कुत्ते का प्रयोग किसने किया था, पैवलोव ने। व्यवहारिक, जो मैंने आपको पहले बताया कि व्यवहारिक सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो व्यवहारिक सिद्धांत में आपका पैवलोव है, आपका स्किनर है, आपका थॉर्नडाइक है ना, ये तीनों हैं आपके। तो ये आपके बिहेवियरिस्टिक हैं, ये आपका स्किनर, आपका स्किनर, आपका स्किनर, आपका थॉर्नडाइक और पैवलोव, ये तीनों क्या है आपके बिहेवियरिस्टिक है, यानी कि व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है।
और संज्ञानात्मक आपको मैंने बताया था ना, जीन पियाजे हैं, ब्रूनर है, फिर उसके बाद से आपके और भी लोग हैं, ठीक है ना। तो स्किनर, इसमें आपका क्या पूछा है, कुत्ते का। कुत्ता किसका विषय था, पैवलोव का था। पैवलोव ने क्या दिया था, पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिसको हम जो पैवलोव के द्वारा दी गई थी और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, पैवलोव की। और स्किनर की क्या है, ऑपरेंट थ्योरी है। और अगर हम इसकी ऑपरेंट इसमें हम लिख देते हैं, ऑपरेंट थ्योरी है। और ये आपकी जो कोहलर है आपका इनसाइट थ्योरी है, ठीक है। और अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो वो ट्रायल एंड एरर है, ठीक है, ट्रायल एंड त्रुटि और त्रुटि का सिद्धांत है ना। तो ये ट्रायल एंड एरर आपका किससे है, थॉर्नडाइक का, स्किनर का ऑपरेंट थ्योरी, कोहलर का इनसाइट थ्योरी और पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, डॉग किस पे, पैवलोव पे है, ठीक है। इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है। यानी ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है आपका इंटेलिजेंस, दूसरा है मोटिवेशन, थर्ड है पर्सनैलिटी और लास्ट है क्रिएटिविटी। तो इसका आंसर मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह आपका किस में आएगा, आपका आएगा क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी में आपका मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लो ऑफ द कंपोनेंट्स इसके आते हैं, यानी प्रवाह होता है। ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी बच्चे में रचनात्मक कार्य करने के, यानी नया काम का सृजन करना इसके अंतर्गत आता है। तो उसमें मौलिकता आ जाती है, नमनीयता, प्रवाह आ जाता है, ठीक है। अगर हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि में आपकी 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है एडजस्टमेंट, ठीक है ना। बुद्धि के द्वारा आप समायोजन करना सीखते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। लर्निंग होती है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और थर्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन आता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। ये आपके 3 इसके घटक हैं, बुद्धि की बात करें हम। अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा में आपके आते हैं, सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहले अभिप्रेरणा की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है नीड, यानी कि आवश्यकता। दूसरा आपका आता है ड्राइव, ठीक है। थर्ड आपका आता है इंसेंटिव और फोर्थ आपका आता है मोटिव, ठीक है। तो ये मोटिव्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 जो घटक है वो किसके हैं, अभिप्रेरणा के हैं। बुद्धि के आपके एडजस्टमेंट, लर्निंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। सृजनात्मक में आपका मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह आ जाएगा। अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो फ्रॉइड की बात कर सकते हैं, है ना। फ्रॉइड ने क्या दिया है, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है, ये 3 दिया है। और साथ साथ में इन्होंने एक चीज और दी है, वो कौन सा है। और फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड ने क्या दिया है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस चेतन और अर्धचेतन की बात की है, ठीक है ना। हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा, एडजस्टमेंट, लर्निंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसके घटक है। अभिप्रेरणा में हमने देखा नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और मोटिव्स आ जाता है इसके घटक। अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो फ्रॉइड की बात करें, इड, ईगो, सुपर ईगो की बात की है, साथ साथ में चेतन, अर्धचेतन और अर्धचेतन की बात भी की है। सृजनात्मक में आपका मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह इसके घटक आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, युजुप्सा क्या है। अभी हमने पढ़ा ना कॉम्बैट इज क्या है, हमने भी मूल प्रवृत्तियां जब पढ़ी हैं तो उसमें मूल प्रवृत्तियां पढ़ी थी, तो उसमें सबसे क्या है, युजुप्सा आपकी क्या है, युजुप्सा आपकी मूल प्रवृत्ति है। क्या है इसका आंसर, मूल प्रवृत्ति, यानी ये मूल प्रवृत्ति। और युजुप्सा का आपका संवेग क्या होगा, युजुप्सा का आपका संवेग होता है क्रोध, ठीक है। युजुप्सा का संवेग क्या होगा, क्रोध, ठीक है ना, ये भी याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिव द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। तो पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है इसका आर्थिक तत्व, दूसरा है वंशानुगत तत्व, थर्ड है शारीरिक तत्व और लास्ट है आपका सामाजिक परिवेशन जन्य तत्व। यानी इसका फैक्टर ऑफ इफेक्टिव सोशल डेवलपमेंट की बात करें, यानी सोशल डेवलपमेंट की बात करें, उसी से आपको पता चल रहा है कि ये आपका सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स होगा, है ना। जैसे आपका सोशल डेवलपमेंट की बात करें, सामाजिक विकास की बात कर रहा है, तो वो आपके सोशल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। आर्थिक तत्व क्या है, वंशानुगत तत्व। देखिए अब बच्चे का विकास करने के लिए वंशानुगत और आपका वातावरण दोनों ही काम करता है, यानी दोनों ही जरूरी है। तो इसका हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट दोनों काम करता है, पर इसमें सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पूछा है तो सोशल एनवायरनमेंट एलिमेंट आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका आ रहा है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। पहला आपका मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, थर्ड है द्रुतगामी विकास का नियम और लास्ट है अनियमित विकास का नियम। तो हम शारीरिक विकास के नियम की बात करें तो शारीरिक विकास किससे होगा आपका, शारीरिक विकास इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम जो है आपका, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल्पना और संवेगात्मक शारीरिक विकास के प्रमुख नियम में कौन सा है, तो आपका जो संवेग है और जो आपकी कल्पना है, यानी कि आपकी लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन और इमोशंस डेवलपमेंट इसके अंतर्गत इसके संबंध से नियम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं है पूछा, इसमें देखिए ध्यान देंगे, जहां नहीं पूछता है ना, कई बार होता है हम लोग जल्दी पूछते हैं और गलती कर देते हैं, तो नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। थर्ड है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन कहते हैं। और फोर्थ है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ कहते हैं। तो इसका आंसर है सेकेंड, यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत इसमें नहीं है। जो आपका यूनिफॉर्म पैटर्न होता है वो इसका आंसर नहीं है, यानी यही आंसर इसका सही है। इसमें नहीं पूछा है, नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो ये आपका थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कंडीशन मैंने आपको बताया था, कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। फिर आपको मैंने इंटर रिलेशन कंटिन्यूअस ग्रोथ, ये आपके किससे सिद्धांत, डेवलपमेंट से सिद्धांत से संबंधित है, पर आपका थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत इसमें नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है कल्पना, दूसरा है चिंतन, तीसरा है स्मृति और चौथा है आपका प्रत्यक्षीकरण। तो आपका गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा मेमोरी, यानी कि आपका मेमोरी से रिलेटेड पूर्व अनुभव आता है। किससे आएगा, पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मेमोरी, यानी स्मृति से। आपके पूर्व अनुभव के आधार पर आप जो इमोशंस दिखाते हैं वो आपकी स्मृति पर रिलेटेड होता है, यानी स्मृति से संबंधित होता है, ठीक है ना। फिर आपका इसमें हम देख लें ऑप्शन कल्पना, चिंता और प्रत्यक्षीकरण। कल्पना की बात करें तो पूर्व रूप से जो अवास्तविक, जो नवीन और काल्पनिक विचार होता है, जो हमारे मस्तिष्क में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। अगर हम चिंतन की बात करें तो तार्किक रूप से समस्याओं का समाधान ढूंढना ही हमारा चिंतन है, यानी कि थिंकिंग करते हैं हम लोग। अगर हम प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो प्रत्यक्षीकरण आपके जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपके 5 सेंसेस हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो ये आपका प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अभी मैंने आपको बताया, जब मैं थ्योरीज पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ट्रायल एंड एरर का लर्निंग किसने दिया है। ट्रायल एंड एरर की जो लर्निंग है वो आपकी थॉर्नडाइक ने दी है, ठीक है। किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है, ठीक है ना। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो इनके सिद्धांत को हम संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं, जो कि आपकी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे आधारित है, ठीक है। अगर हम कोल्हर की बात करें तो कोल्हर ने इनसाइट थ्योरी दी थी, और गेस्टाल्टवादी ही आपके मैक्स वर्दिमन और कोल्हर थे जिन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी, सूझ का सिद्धांत दिया था, जिसमें चिंपैंजी भी किया था, जिसका नाम था सुल्तान। अगर हम पैवलोव की बात करें तो पैवलोव ने डॉग पे दिया था, डॉग का प्रयोग किया था
अपने थ्योरी में, अपने सिद्धांत में उन्होंने उसका कुत्ते का प्रयोग किया था, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। पहला ऑप्शन है 70 to 79, दूसरा है 110 to 114, थर्ड है 90 to 109 और लास्ट है 80 to 89। औसत बुद्धि यानी कि आपकी एवरेज की बात कर रहा है, तो एवरेज आपका किस में आएगा, आपका 90 से, यानी कि थर्ड वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला 90 से 109 तक होगा। ठीक है, अब हम अगर इसकी बुद्धि की बात करें तो ये एक चार्ट है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या बोलते हैं, आपकी जड़ बुद्धि कितने होगा, उसका बुद्धि कितना होगा, एवरेज का कितना बुद्धि होगा, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, तब मैं लिखती हूँ इसको। सबसे पहले हम बात करें, हम इसको लिख सकते हैं IQ। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इसकी कैटेगरी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें 130 से जो ज्यादा हैं, वो आपके कितने परसेंट लोग हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कितने परसेंट होंगे। तो ये 2% तक लोग होते हैं, और ये होते हैं इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ठीक है, दूसरा हम अगर बात करें 121 से 130, तो वो आपके कितने होते हैं, वो आपके 7% होते हैं, जो कि आपके प्रखर बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 101 से लेकर 120, ये आपके 16% होते हैं, और ये बच्चे होते हैं आपके तीव्र बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 91 से लेकर 1110, तो ये आपके बच्चे होते 50%, जो कि हमारे सामान्य, जो कि एवरेज बच्चे हैं। ठीक है ना, सामान्य बुद्धि, यानी कि सामान्य बुद्धि वाले। फिर आपके आते 81 से 90, वो कितने परसेंट होते हैं, वो आपके 16% होते हैं, और इसे हम कहते हैं मंद बुद्धि वाले बच्चे। फिर आपका आता है 71 to 80, तो ये कितने परसेंट होते हैं, ये आपके 7% होते हैं। ठीक है ना, और इन बच्चों को हम कहते हैं अल्प बुद्धि वाले बच्चे। और लास्ट में आपका आता है 71 से कम वाले बच्चे, तो ये आपके आते हैं 2%, और इसे हम बोलते हैं जड़ बुद्धि वाले बच्चे। तो ये भी याद रखना है, 130 से ऊपर वाले 2% बच्चे होते हैं, जिन्हें हम प्रतिभाशाली बच्चों के नाम से जानते हैं, यानी प्रतिभाशाली बच्चे कैटेगरी में आ जाते हैं। 121 से 130 के 7% बच्चे होते हैं, वो आपके प्रखर बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 111 से 120 वाले 16% होते हैं, जिसको हम तीव्र बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं। और 91 से 110 वाले जो 50% है, जो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 81 से 90% वाले बच्चे, जो कि 16% ही मिलते हैं, वो आपके मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 71 से 80 जो कि आपके 7% होते हैं, और इसकी कैटेगरी होती है अल्प बुद्धि वाले बच्चे। और 71 से जो ज़्यादा होते हैं, वो आपके 2% होते हैं, जो कि आपकी जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको भी आप लोग चार्ट को याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है, यानी कि फ्लॉयड मोइसिक मॉडल की बात कर रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वर्नन, और थर्ड है आपका, फोर्थ है आपका थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कैटल, यानी इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका कैटल, यानी कि कैटल है जिन्होंने तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान का प्रतिपादक माने जाते हैं। कैटल की बात करें तो कैटल ने तरल क्रिस्टलीय बुद्धि दिया था। स्किनर की बात करें तो स्किनर ने क्या दिया था आपको, स्किनर ने आपको द्विकारक सिद्धांत दिया, जिसमें आपका जनरल और स्पेसिफिक होता है। ठीक है, वर्णन की बात करें तो वर्णन ने आपको पदानुक्रमित सिद्धांत दिया था, और थॉर्नडाइक की बात करें तो ट्रायल एंड एरर दिया था, जिसे हम आपको अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है ना, ट्रायल एंड एरर, वर्णन का आपका पदानुक्रमित सिद्धांत, स्किनर ने द्विकारक सिद्धांत दिया था।
ठीक है ना। ये भी आपको सिद्धांत भी याद रखना है कि उसने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। तो क्रिया प्रस्तुत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। पहला ऑप्शन आपका हल, दूसरा स्किनर, तीसरा हेगार्टी और लास्ट आपका थॉर्नडाइक। तो क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत आपका किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, स्किनर। ठीक है, इसका आंसर यानी कि आपका ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी दी है स्किनर ने। हल की बात करें तो हल ने क्या दिया था, हल ने आपका पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था जिसे रिफोर्समेंट कहते हैं, और इन्होंने ड्राइव थ्योरी भी दी थी। क्लर्क हॉल इसका नाम था, क्लर्क हॉल। तो ये इनका नाम था, इन्होंने क्या था, पुनर्बलन सिद्धांत दिया था। इसको मैं लिख भी दे रही हूँ। ठीक है, पुनर्बलन सिद्धांत किसकी है, हल की है। क्लार्क हल इनका पूरा नाम है। स्किनर का द्विकारक सिद्धांत याद रखना है। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर। ठीक है, स्किनर का मैंने आपको बता दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उनके द्विकारक सिद्धांत है, और उनका क्या है, आर यानी कि आरएस थ्योरी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आरएस थ्योरी भी लिख सकते हैं, आरएस थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत और आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। पहला ऑप्शन है परीक्षण निर्माण, दूसरा है परीक्षण अंकन, तीसरा है परीक्षण प्रशासन और लास्ट है परीक्षण वैधता। अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो ब्लूप्रिंट में आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा परीक्षण सिद्धांत, यानी कि परीक्षण निर्माण, परीक्षण का निर्माण करना इसका ब्लूप्रिंट कहलाएगा। ठीक है, ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, जो हम टेस्ट का परीक्षण का कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसमें हम ब्लूम टेक्सोनॉमी का सब कुछ ऐड करते हैं, जिसमें हम ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक यूज करते हैं, उसी के अनुसार हमारा ब्लूप्रिंट बनता है, पेपर बनता है। उसमें ज्ञान के भी, उसमें अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज्ञान के क्वेश्चन यानी कि तुरंत नॉलेज वाले क्वेश्चन होंगे, समझ के क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग करके क्वेश्चन होगा, कुछ क्रिएटिविटी क्वेश्चन होंगे। तो वो आपका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है, जिसे हम परीक्षण निर्माण के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया। देखिए, पूर्व प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका ब्रूनर, दूसरा है आपका स्किनर, तीसरा है आपका कोहलर और लास्ट है आपका पियाजे, है ना। तो इसका आंसर प्री ऑपरेशन में पियाजे आ गया। मैंने इसके पहले भी बताया है कि इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपका 0 to 2 ईयर्स होता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपके 2 में डिवाइडेड होता है, 2 to 4 और 4 to 7। ठीक है, थर्ड आपका होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 7 to 12 ईयर्स होता है। ठीक है, और फोर्थ होगा आपका फॉर्मल स्टेज, ये आपका होता है 12 to अबव। ठीक है, तो ये आपका किसने दिया है, पियाजे ने, जीन पियाजे नाम है, उन्होंने 4 जो स्टेजेस है बच्चों के विकास के लिए, उसका स्टेज बताया है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका ब्रूनर की बात करें तो देखिए, ब्रूनर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ब्रूनर ने भी क्या दिया है आपका, इनएक्टिव स्टेज, 3 स्टेजेस उन्होंने दिए हैं, 3 स्टेजेस दिए हैं। ठीक है, इनएक्टिव, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, स्किनर ने आपको मैंने बता दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है, फिर उसके बाद से आरएस थ्योरी दी है,
फिर आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है, साथ साथ में द्विकारक सिद्धांत दिया जिसमें जनरल और स्पेसिफिक होता है। कोल्हर का मैंने आपको बता दिया, कोल्हर में क्या दिया है आपको, सूच का सिद्धांत दिया जिसे चिंपैंजी पे किया था प्रयोग और उसका नाम था सुल्तान। पियाजे का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है MPPI इज अ टेस्ट यूज और मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है पर्सनालिटी, दूसरा है क्रिएटिविटी, थर्ड है अचीवमेंट और लास्ट है आपका इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो इसका आंसर है पर्सनालिटी, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यानी पर्सनालिटी। अगर MPPI का आपका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है मिनीसोटा मल्टी फिजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखना है। मिनीसोटा मल्टीफेजिक आपका पर्सनालिटी इन्वेंटरी MPPI का फुल फॉर्म है। और ये किससे संबंधित है, ये क्या मेजर करता है, पर्सनालिटी मेजर करता है। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी आपका टॉलरेंस टेस्ट होता है, टॉलरेंस टेस्ट होता है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट मैंने अभी इससे पहले वीडियो जो भेजा था अचीवमेंट टेस्ट पे, उसे आप देखेंगे तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है आपका, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, ठीक है ना, मानकीकृत, ठीक है ना, मानकीकृत परीक्षण है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो आपका बीने के द्वारा दिया गया है, ये बीने के द्वारा दिया है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। तो ये सब बहुत सारे सिद्धांत हैं बुद्धि से संबंधित, इसे भी मैं अलग से वीडियो बना देंगे और मिश्रा सर ने इसको पढ़ाया भी है, इसे आप ध्यान से देख लेंगे। बुद्धि करके है ये टॉपिक, आप इसको पूरा जितने बुद्धि के जितने भी सिद्धांत है वो सर ने पढ़ाए हुए, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है, इसका समझ लिया आपने। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19th क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल ऑफ लर्निंग। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा है निर्देशन, तीसरा है परिपक्वता और लास्ट है आपका रुचि। तो अधिगम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका इंटरेस्ट यानी आपकी रुचि। आपकी अगर इंटरेस्ट है तो आप अधिगम अच्छी तरह करेंगे, सकारात्मक रूप में करेंगे और आपकी लर्निंग अच्छी तरह होगी। अगर आप खुद से मोटिवेटेड हैं और आप में इंटरेस्ट है तो आप अच्छी तरह अधिगम कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है शैशवावस्था का समय है। पहला ऑप्शन है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 15 वर्ष तक, तीसरा है जन्म से 6 वर्ष तक और लास्ट है जन्म से 2 वर्ष तक। तो आपका शैशवावस्था काल जो होता है वो आपका जन्म से 6 वर्ष तक का होता है, ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक का होता है। यानी आपका शैशवावस्था का समय क्या है, जन्म से शैशवावस्था वो आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोल्हर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, पहला ऑप्शन है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा है मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, थर्ड है जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है और लास्ट आपका एक स्वतंत्र क्रिया है। तो इसका आंसर क्या है, 21 का आपका कोल्हर का समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, ये इसका आंसर हो गया। समग्र का मतलब होता है कि जो इन्होंने दिया था, कोल्हर ने इनसाइट थ्योरी दिया था, सूच का सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने चिंपैंजी में प्रयोग किया था और वो उसका नाम था सुल्तान। तो वो समग्र परिस्थिति के प्रतिशत यानी कि आपका डायरेक्ट क्या काम करता है उस परिस्थिति में, आपका पूरा सूझ क्या काम करता है वो आपको बताया गया, उसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसने पाठ योजना की पंच प्रणाली प्रतिपादित किया, यानी हु प्रोपोनेंट 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग। तो पहला ऑप्शन है जॉन डेवी, दूसरा है ब्लूम, थर्ड है आपका किलपैट्रिक और फोर्थ है आपका हर्बर्ट। जॉन डेवी ने, अगर हम जॉन डेवी की बात करें, इसका आंसर की बात करें पंच प्रदीप प्रणाली की, तो वो किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। हर्बर्ट की पंच प्रदीप प्रणाली के द्वारा आप लेसन प्लान भी बनाते हैं जिसको आप लोग अपने टीचिंग में करते हैं। अगर हम जॉन डेवी की बात करें तो इन्होंने प्रयोजनवाद दिया था जिसमें आपका प्रयोजनवाद के द्वारा प्रयोजनवाद के यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की बात की थी, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग की बात की थी।
लर्निंग बाय डूइंग की बात की थी। अगर हम ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करें तो उन्होंने शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ किया था। उन्होंने क्या किया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में किया था, जो कि आप लोग लेसन प्लान में यूज करते हैं, ठीक है ना। ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं आप। अगर हम किलपैट्रिक की बात करें तो इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। और अगर हम हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली की बात करें तो आप इसे याद कर सकते हैं P2 अगर से याद कर सकते हैं। P से होता है प्रिपरेशन, फिर P से होता है प्रेजेंटेशन, A से होता है एप्लीकेशन, G से होता है जनरलाइजेशन और R से होता है रेसिटेशन या फिर रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है। ये भी आप पंचपदीय प्रणाली में याद कर सकते हैं। आप लेसन प्लान में याद करते हैं पांचपदीय प्रणाली, जिसमें हर्बर्ट के द्वारा हम लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। पहला है ऑप्शन क्रैचमर, दूसरा है स्पेंजर, तीसरा है कैनन और लास्ट आपका जुंग। तो इसका आंसर है थर्ड, कैनन। ये कैनन ने इसे दिया था, ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने आपके व्यक्तित्व के प्रकार बताया। अगर हम कैनन की बात करें तो इन्होंने क्या दिए थे, चार प्रकार के दिए थे, इसे हम लिख सकते हैं कैनन के द्वारा। सबसे पहले है रक्तवणी, दूसरा है आपका कफयुक्त, तीसरा है आपका पिल या फिर यकृत, है ना, यकृत। फिर चौथा आपका है विषादवणी, इसको हम काला पित्त भी कहते हैं, ठीक है। काला पित्त यानी गुर्दों से आता है ये, ठीक है, गुर्दों से संबंधित है। ये यकृत से संबंधित है, ये आपका फेफड़े से संबंधित है, और पहला आपका किससे संबंधित है, पहला आपका लालकृत है, यानी कि आपका ब्लड से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। ये आपके कैनन के द्वारा ग्रंथियों के आधार पर आपकी पर्सनालिटी के प्रकार बताए थे। अगर हम कैचमर की बात करें तो कैचमर ने आपको क्या दिया है, कैचमर की बात करें तो कैचमर ने आपको दिया है सबसे पहले तो आपका लंबकाय, ये किसके आधार पर, शरीर के आधार पर दिया है इन्होंने। कैचमर ने शरीर के आधार पर दिया है, शरीर के आधार पर सबसे पहले लंबकाय, दूसरा है आपका सुडोलकाय और तीसरा है आपका गोलकाय। ये आपका कैचमर के द्वारा है, शरीर के आधार पर। अगर हम स्पेंजर की बात करें तो स्पेंजर ने दिया है आपको मूल्यों के आधार पर, तो सबसे पहले मूल्य आपका क्या है, एस्थेटिक यानी थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक। दूसरा है आपका आर्थिक, तीसरा है आपका धार्मिक, चौथा है आपका सामाजिक, पांचवा है आपका कलात्मक, ठीक है। ये आपका स्पेंजर के हिसाब से दिया गया था, ठीक है। सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक, ये आपके पांच आपके किसके, स्पेंजर के द्वारा। कैचमर ने लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय दिया है, जो कि आपका शरीर के आधार पे है और ये मूल्यों के आधार पर है। कैनन ने आपको किसके आधार पे, ग्रंथियों के आधार पे दिया है पर्सनालिटी। रक्तवर्ण जो कि आपके ब्लड से संबंधित है, कफयुक्त जो कि आपका फेफड़े से संबंधित है, पित्त जो है वो आपका यकृत से संबंधित है, और विषाद वर्णी जो है वो आपका काला पित्त है जो कि गुर्दों से संबंधित है। ये आपका किसने दिया था, कैनन ने दिया था ग्रंथियों के आधार पर। अगर हम जुंग की बात करें तो जुंग ने क्या दिया है,
यह है सबसे पहले अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, दूसरा है आपका बहिर्मुखी और तीसरा आपका उभयमुखी। ठीक है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी, उभयमुखी। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के पर्सनालिटी को जुंग ने डिवाइड किया है। हमने कैचमैन के द्वारा देख लिया। कैचमैन ने कैसे दिया है? कैचमैन ने शरीर रचना के हिसाब से दिया है। शरीर रचना के हिसाब से इसको बताया है लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। और अगर हम स्पेंजर की बात करें तो स्पेंजर ने मूल्यों के आधार पर दिया था, जिसमें सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक और राजनीतिक भी हो जाता है। ठीक है ना, इसको भूल गई थी, राजनीतिक भी हो जाएगा। ठीक है, ये 6 प्रकार में इसको डिवाइड, मूल्य के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया। फिर आपका कैनन का पता चल गया है। जुंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी पर्सनालिटी को डिवाइड किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये पूछा गया है। पहला है कोल एवं ब्रूस का, दूसरा है क्रो एंड क्रो का, तीसरा है डिहान का और लास्ट है डेवहल का। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया को आपको किसने दिया है? ये आपका कोलन बुश ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कोलन बुश ने दिया था। कोलन बुश ने दिया था। कोलन बुश ने सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, स्टेटमेंट किसका है? कोलन बुश का है। पास से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। पहला ऑप्शन है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, दूसरा है व्याकरण में परीक्षण के फलस्वरूप, तीसरा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप और लास्ट आपका परिपक्वता के फलस्वरूप। यानी B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? भाषा का विकास का आंसर इसमें है, इसका आंसर है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ठीक है, रेनफोर्समेंट के द्वारा, यानी इसमें एज अ आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया। तो पहला ऑप्शन है ड्रेवर, दूसरा है वुडवर्थ, थर्ड है थॉर्नडाइक और लास्ट आपका मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्तियां किसने दी है? मैकडूगल ने दी है। ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 4th इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डमविल का, दूसरा है मैकडूगल का, तीसरा है मन का और चौथा है आपका रॉस का। तो इसका आंसर है आपका डमविल, यानी कि डमविल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है, निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है? पहला है क्रो एंड क्रो, दूसरा है वुडवर्थ, थर्ड है रॉस और लास्ट है आपका गाल्टन। तो 28 का आंसर क्या होगा? इसका सृजनात्मकता का आंसर, इसका आंसर होगा आपका गाल्टन। गाल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाल्टन को सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है और इसको आपको फादर ऑफ ह्यूजिन के नाम से जाना जाता है गाल्टन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है चित्रांकन परीक्षण, तीसरा आर्मी अल्फा टेस्ट और लास्ट आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसका एस जलोटा द्वारा जो परीक्षण किया गया था वो आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है। ठीक है, आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है। इसके बाद से आपका अगर हम अल्फा टेस्ट की बात करें तो ये आपका किसने दिया था? ये आपका रॉबर्ट याक ने दिया था। ठीक है, ये आपका आर्मी अल्फा परीक्षण है और साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण आपका एस जलोटा ने दिया था। लास्ट क्वेश्चन आपका है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, दूसरा है स्टर्न, तीसरा है वर्नन और लास्ट आपका स्पीयरमैन। तो आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। ठीक है, इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया क्या? और थॉर्नडाइक की बात करें तो इन्होंने आपका ट्रायल एंड एरर दिया था और साथ साथ थॉर्नडाइक के साथ आपका एसआर थ्योरी भी आ जाता है। एसआर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, ये आपके थॉर्नडाइक की है। स्टर्न ने आपको एक कारक सिद्धांत दिया था, एक कारक सिद्धांत बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। ठीक है,
इसे हम एक कारक सिद्धांत, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। ठीक है, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, जिसमें G और S, ठीक है, 2 है। वर्नर ने आपको दिया था पदानुक्रमित सिद्धांत, ठीक है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर, ठीक है, ट्रायल एंड एरर, स्टर्न का एक कारक सिद्धांत और स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। ये आपके 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सीडीपी के कंप्लीट हुए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैंने डिस्क्राइब किया, हर एक ऑप्शन को मैंने डिस्क्राइब किया, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इससे कई क्वेश्चन आपके सॉल्व भी हो जाएंगे। आगे भी हम लोग और भी आपके सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।